स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक आधुनिक जच्चा बच्चा केंद्र जहां पर बेस्ट क्वालिटी इलाज रियायती दरों पर अनुभवी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। हमारे अस्पताल में डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा नवजात शिशु खासकर प्रीमेच्योर बच्चे का इलाज और स्त्री एवं प्रसूति संबंधी सभी रोगों का इलाज डॉक्टर आंचल शर्मा द्वारा किया जाता है। विशेष सुविधाएं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, वेंटिलेटर की बेहतरीन सुविधा। हमारा पता है स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पूर्व सागर हॉस्पिटल, मोहना रोड, बल्लभगढ़, नियर यादव डेयरी। नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में UPSC का रिजल्ट घोषित होने के बाद देश के अलग अलग जिलों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ऐसी ही खुशी जब देखने को मिली जब फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की विजयनगर कॉलोनी में रहने वाली सामान्य परिवार की बेटी ने UPSC परीक्षा में 85वीं रैंक हासिल की है। इससे न केवल परिवार का बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन हुआ है। UPSC में 65वीं रैंक हासिल करने की खबर के बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिन्होंने ढोल की थाप पर नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। इतना ही नहीं, ये सूचना मिलने के बाद बल्लभगढ़ के विधायक और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी बेटी को बधाई देने उनके घर पहुंचे और बेटी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि फरीदाबाद की बेटी ने UPSC की परीक्षा में 65वीं रैंक हासिल कर धमाल मचा दिया है। थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसकी शुरुआत मैंने कॉलेज में की। हालांकि मुझे एक बार PhD जाने का भी मौका मिला, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी काबिलियत को, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ योगदान देना है उसमें। और मुझे लगा IAS बन के मैं वो शायद बहुत अच्छे पद पे रह के कर पाऊँगी। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। वैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। मंत्री जी, UPSC का रिजल्ट आया है। फरीदाबाद से आसिमा गोयल के 65वीं रैंक आई पहुँचे हैं, क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे? इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आसिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है, और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। और वो बेटी जिसका 65वां रैंक, और मैं चुनाव में कहता था जब सब कुछ इन्फेक्शन सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे, मैं चुनाव में कहता मैंने बच्चे शिक्षा की तरफ स्वयं जाएंगे। और सबसे छोटी उम्र उस बेटी ने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी बेटी एक छोटी गली में से एक कॉलोनी में बहुत बड़े मुकाम पर गई है। इस परिवार को, इनकी मम्मी को, पापा को और बेटी को बहुत बधाई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी के पार्क में वार्ड नंबर 36 के समाजसेवी कुशल ठाकुर और उनके साथियों ने दिए जलाकर राम मंदिर की खुशी मनाई। इस मौके पर वार्ड नंबर 36 के समाजसेवी कुशल ठाकुर और RWA के प्रधान बाली और राष्ट्रीय जाट एकता मंच के अध्यक्ष दीप चौधरी व उनके साथी उस वक्त मौजूद रहे। उन्होंने तिरखा कॉलोनी के पार्क में 501 दिए जलाकर राम मंदिर की खुशी मनाई। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये नज़ारा बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी के पार्क का है, जहां कुशल ठाकुर और उनके साथियों ने मिलकर पार्क के अंदर 501 दिए जलाए और उन्होंने श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि ये मुद्दा पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर का निर्माण किया गया, जिससे वो बहुत खुश है। कल 500 वर्षों के संघर्ष का परिणाम हमारे देश को मिला। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन किया। उसी की खुशी में हमने अपने वार्ड में महावीर पार्क तिरखा कॉलोनी के अंदर महावीर शाखा RSS द्वारा, RWA तिरखा कॉलोनी द्वारा और हमारी समस्त टीम के द्वारा 501 दीपक जलाए गए। चलिए खबरों में बात करते हैं अब स्मार्ट सिटी में बढ़ते क्राइम की। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 पर एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि क्राइम ब्रांच उन्हें घर पर बार बार आकर तफ्तीश के नाम पर परेशान कर रही है। इस महिला ने क्राइम ब्रांच पर आरोप लगाते हुए कहा
पति को झूठे मुकदमे में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देने के मामले में उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया है कि क्राइम ब्रांच ने उनसे कहा था या तो वो अपने पति को पेश कर दे या फिर उन्हें 2 लाख देकर मामले को रफा दफा कर दे। ये है जो राधे उस टिंकू जो है वो हमारे ड्राइवर थे गाड़ी के, और मेरे हस्बैंड का 5 ऑपरेशन हो चुके हैं आंखों के, तो इस वजह से हमने उनको अपने हाथ ड्राइवर नौकरी पे रखा हुआ था, वो हमारे काम करते थे। अब उनके भाई का कोई मैटर था तो उसमें उन्होंने मेरे जो हस्बैंड थे उनको इग्नोर कर दिया है कि भाई वो भी उसमें मिले हुए हैं, और जबकि मेरे हस्बैंड का इसमें कोई हाथ नहीं है। और मेरे पे ज़बरदस्ती प्रेशर डाला जाता है, 2 दिन से मेरे को परेशान करे जा रहा है कि भाई मतलब ले दे के बात ख़त्म करवा दो, और उनको ज़बरदस्ती मतलब मेरे से फ़ोन करवाए जाते हैं कि इसमें कि अपने पूछो कि आपका आदमी पकड़ा है तो कहाँ है वो, और उनसे ये कहो कि हम यहाँ पे नहीं आए हैं, और ज़बरदस्ती लेन देन की, और उनको कहते हैं कि ज़बरदस्ती मतलब बुलाओ नहीं तो हम उनको रिमांड लेंगे, और उनको जैसे उनको केस में फंसाया ऐसे उनको फंसाएंगे। और एक महिला ने सीपी ऑफिस में शिकायत दी कि सेक्टर 85 CIA से कुछ लोग जाके घर पर परेशान कर रहे हैं। इसमें पूछताछ की जा रही है और CIA की टीम बिल्कुल इसके घर पर गई थी। ये जो महिला है इसके पति के खिलाफ एक मुकदमे में ये नामजद आरोपी है, और इन्फॉर्मेशन है कि ये अवैध शराब का, ड्रग्स का और इलीगल वेपन रखने का भी ये काम करते हैं। 7 इलीगल वेपन आए थे फरीदाबाद में बाहर से, जो कि एक्सटॉर्शन और बाकी क्राइम को इस्तेमाल में किए जाने थे, जिनमें से एक मुकदमे में 2 वेपन पुलिस बरामद कर चुकी है और इसके एक साथी को अरेस्ट भी कर चुकी है। ये जो इस महिला का पति है ये अपने 3-4 इन लड़कों का जो ग्रुप है जो इलीगल वेपन का जो धंधा करते हैं, ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये उनका हेड है। और ये उस दिन घर पर नहीं मिला। CIA टीम गई थी इसके हस्बैंड से पूछताछ करने के लिए और पता करने के लिए कि बाकी वेपन्स कहाँ पे छुपा के रखे हैं। उस गिरफ्तारी से बचने के लिए जानबूझकर ये अपने परिवार को भगा रहे हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए, नाजायज़ दबाव बनाने के लिए ये एप्लीकेशन दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के तिगांव इलाके में 2 बच्चों के डूबने का मामला सामने आया है। 2 मासूम छात्रों की दर्दनाक मौत हुई है। बता दें कि दोनों बच्चे माइनर थे जिनकी उम्र 8 और 10 साल थी। पुलिस के मुताबिक बच्चे देर शाम पतंग उड़ा रहे थे कि तभी घर के बाहर खेत में बने गड्ढे में बच्चे गिर गए, जिसके चलते और गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में रखवा दिया गया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। जांच के बाद ही उचित कार्यवाही की बात कही जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें वही मासूम छात्रों की है जिनकी खेत में बने गड्ढे में भरे पानी से डूबने से मौत हो गई। ये पानी बरसाती पानी था। खेत में भरे बरसाती पानी की तस्वीरें फरीदाबाद के तिगांव इलाके की है, जिनमें 2 बच्चे डूब गए और उनकी मौत हो गई है। इसमें तो निकले थे, घर बोल के गए थे कि मैं पतंग लेने जा रहा हूँ। पतंग लेने के कारण वो मतलब यहाँ पे गड्ढा हो रहा है, तो उसमें वो पता नहीं या तो पतंग लूट रहे थे या फिर क्या कर रहे थे, उस गड्ढे में उनका पैर फिसल गया और वो उसमें ही रह गए। तो गड्ढा हो रहा था कहाँ पर हो रहा था ये गड्ढा? ये ना घर के साइड में ही है। तो कोई खेत वेत में गड्ढा हो रहा है? खेत में गड्ढा बना रखा है उन्होंने ना। वो बोल रहे हैं कि इस खेत में ना वो JCB चलवा रहे हैं, इस मिट्टी उठवा रहे हैं यहाँ से। तो उनसे बोला था कि भाई यहाँ पे बच्चे डोलते हैं, तुम ऐसा मत कराओ। तो बोल रहा है वो कि ऐसे ही JCB चलेगी यहाँ पे। कौन है खेत के मालिक जो इस प्रकार बात करते? उनका नाम तो पता नहीं है। नाम खेत वाले का ही। बच्चे का क्या नाम है? जो एक का नाम और उसका कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वो? 3री क्लास में पढ़ता है। तो आपने पुलिस को शिकायत दी? पुलिस को शिकायत दी नहीं है। बार शाम के बताए मुताबिक बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते वो खेलते खेलते उस गड्ढे में गिर गए। उसमें पानी भरा हुआ था। पानी भरने के कारण छोटे बच्चे थे, उसमें वो डूब गए। माइनर बच्चे छोटे 8 साल का। खेत के अंदर इतना गहरा गड्ढा बना हुआ है कि भाई आदमी पूरा 5-6 फुट का गहरा है। तो क्या कार्रवाई होगी सर इस प्रकार? जो लिखी है अब कार्रवाई कर रहे हैं जी। क्या ये अवैध खनन का मामला नहीं है जी? अब अवैध खनन तो वो जब पता पड़ेगी ना मैं अवैध खनन है क्या है। अभी गड्ढा तो खुदा हुआ है जमीन। क्या उम्र है सर इन बच्चों की अगर बात करें? एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा 8 साल का। तो क्या दोनों स्कूल में पढ़ते बच्चे? चलिए रुक कर अगली खबर की और। एक तरफ हाल ही में भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया, तो दूसरी तरफ एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां
भाई द्वारा घर से निकाली गई बहन अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गर्ल्स केयर सेंटर में रह रही है, जिससे कि मिलने के लिए हरियाणा महिला आयोग टीम की सदस्य रेणु भाटिया पहुंची और पीड़ित नाबालिग बेटी से मुलाकात की। इसके साथ साथ इस केयर सेंटर में रह रही करीब दर्जन भर ऐसी ही पीड़ित नाबालिग युवतियों का हालचाल जानना चाहा, जिन्हें या तो घर से प्रताड़ित करके निकाल दिया गया या फिर चाइल्ड लेबर करते हुए वो बच्चियां पाई गई हैं। हरियाणा महिला आयोग टीम की सदस्य रेणु भाटिया के सामने आंसुओं से अपना दुख सुनाते हुए नजर आ रही इस युवती को इसी के सगे भाई ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और अब ये युवती भाई की क्रूरता के डर से वापस घर नहीं जाना चाहती। यही नहीं, ऐसी नाबालिग युवतियां न जाने कितनी हैं जो कि अपने जख्म खाकर अपने घर नहीं लौटना चाहती, बल्कि गर्ल केयर सेंटर में ही रह रही है। ये हमारा गर्ल्स केयर सेंटर है जो WCD की तरफ से होता है, जहाँ पे हम इस तरह की गर्ल्स को रखते हैं जो 18 इयर्स से कम हैं और जिनके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई होती है, जैसे पॉस्को के एक्ट के अंदर कोई आती हैं गर्ल्स या मिसिंग में होती हैं या फैमिली अडॉप्शन नहीं करती या कुछ इस तरह के केसेस, अलग अलग तरह के केसेस हैं गर्ल्स के। तो उनको देखने के लिए, उनमें से एक लड़की को देखने के लिए मैं आई थी यहाँ पर और मैंने देखा कि यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है गर्ल्स को। सब सेटिस्फाइड थी। जिस गर्ल को पर्सनली मैं मिलने आई थी वो भी संतुष्ट है, थोड़ा सा डिस्टर्ब। हमारी जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अधीन जो मॉनिटरिंग में हमारी 11 संस्थाएं हैं, जहाँ पे हम ऑर्फन बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, अबंडेंट होते, जो त्यागे हुए बच्चे होते हैं, मिसिंग बच्चे होते हैं, उनको हम रखते हैं। उनको पढ़ाई करवाना, उनको वोकेशनल शिक्षा देना, तो इस तरीके के बच्चे हमारे यहाँ पे रहते हैं। लगभग कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 11 बच्चे हैं, अभी बच्चियाँ हैं। तो क्या क्या पूछताछ की आज मैडम आई थी? मैडम ने उनके बारे में जो उनका विवरण लिया कि किस प्रकार के बच्चे आते हैं, किस प्रकार का उनके ऊपर दुराचार हुआ है, किस तरह से फैमिली जो उनको अडॉप्ट नहीं कर पाती हैं, तो वो बच्चे जो यहाँ पे रह रहे हैं उनके बारे में सारा विवरण उन्होंने लिया है। इन बच्चों को यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं आपकी तरफ? यहाँ पे उनको शिक्षा की वोकेशनल बढ़ती अगली खबर की ओर। सरकार द्वारा अनलॉक 3 के निर्देश में 5 अगस्त से जिम और व्यायामशाला खोलने के फैसले से जिम संचालकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पिछले करीब 5 महीने से जिम बंद थे, जिसके चलते एक तरफ जहां जिम संचालकों के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही थी, तो वहीं जिम के शौकीन युवा वर्ग भी मायूस थे। उन्होंने कहा है कि अब 5 अगस्त से जिम खुलने को लेकर जिमों की साफ सफाई की जा रही है, मशीनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिना मास्क के जिम परिसर में किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए ही जिमों को खोला गया है और 5 अगस्त से जिम और व्यायामशाला खुल गए हैं। अब लोग जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं और व्यायामशाला में व्यायाम होंगे। सर, जैसे ही हमारे जिम में मेंबर एंटर होता है, सबसे पहले हम मास्क चेक करते हैं, उसने पहना है नहीं पहना। उसके बाद आरोग्य सेतु ऐप उसने इंस्टॉल करी है नहीं करी है। जैसे ही अंदर आता है, सबसे पहले हम हैंड सैनिटाइज करवाते हैं। उसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग से टेम्परेचर चेक करते हैं और उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि जिम की शिफ्ट में ज़्यादा मेंबर्स ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और जैसे ही शिफ्ट खत्म होती है, उसके बाद हम सारी मशीनों को सैनिटाइज कर देते हैं। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या बच्चों को डाइट्स बताई जाएंगी, क्या क्या उनके लिए डेली रूटीन्स में एक्सरसाइज कराई जाएंगी? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम बच्चों को कार्डियो करवा रहे हैं। जो देखो, ऐसा है, एक्सरसाइज तो कोई है नहीं कि मैंने एक्सरसाइज हो जो इम्यूनिटी बढ़ा सके। हाँ, ऐसा है कि आप डाइट अगर अच्छी लगे, आप हेल्दी डाइट लें, खट्टे रसदार फल हो गए, विटामिन सी आप जितनी ज़्यादा लोड करें, अच्छी प्रॉपर डाइट लें, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं, तो आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल बढ़ जाएगी। जैसे देसी में च्यवनप्राश भी है, अगर आप च्यवनप्राश का भी डेली यूज़ करें 1 चम्मच, तो भी उससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बाकी और चीज़ों से बचें, जो काढ़ा वगैरह हो उनके चक्कर में ना पड़े, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या पता बॉडी में कैसी हीट हो जाए। बाकी आप जिम आइए रेगुलर, अब यहाँ वेल्थ एंड सैनिटाइज होकर पूरा जैसा गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसी हिसाब से सारी फॉलो होकर हो रही है। बिल्कुल बेफिक्र जिम आइए, थोड़ा बहुत टाइम निकालिए वर्कआउट के लिए, 30 मिनट 40 मिनट जितना भी आप टाइम निकाल सकते हो। बाकी अच्छी डाइट लीजिए, सेफ रहिए, घर रहिए। क्या कुछ ऐसी तैयारी की गई है कि जिम के अंदर कुछ लिमिटेड बच्चों को ही एंटर किया जाएगा, या फिर कुछ ऐसी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस होगी जिसमें 20 या 30 बच्चों की ही गाइडलाइंस दी गई है? हाँ जी बिल्कुल। इसमें तो आप
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दहेज में कार व लाखों रुपए की नकदी की मांग अब पूरी नहीं होने पर ससुराल जनों द्वारा करीब 26 वर्षीय विवाहिता की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। सदर थाना पुलिस ने मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर ससुराल पक्ष के 4 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जांच अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि राजस्थान के जिला अलवर के नौगांव निवासी असरा ने शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपनी बेटी नाजिमा की शादी 10 साल पहले पलवल के गांव रजपुरा निवासी अनीस के साथ की थी और शादी में हैसियत के अनुसार उन्होंने दान दहेज दिया, लेकिन नाजिमा के ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर और दहेज लाने के लिए दबाव बनाया, जिसको लेकर वो लोग संतुष्ट नहीं थे और अक्सर उसके साथ मारपीट करते और उसे प्रताड़ित करते थे, जिसको लेकर कई बार नाजिमा के साथ मारपीट की गई। नाजिमा को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा 1 कार और 3 लाख रुपए की नकदी लेने के लिए परेशान किया जाता था। फिलहाल पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और शव का पलवल के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगे हैं उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं डॉक्टर असरा जोरतपुरा भी आई थी, ससुराल वालों ने मारपीट की से बच्चों कर दी। 7 दिन में कंप्लेंट देकर मुकदमा दर्ज कर दिया 302 का, तो इसका फिलहाल पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। कितने कार्रवाई होगी? कितने लोगों के साथ? 4 सदस्य। हाँ, ससुराल पक्ष के ही हैं? हाँ, ससुराल पक्ष, सास ससुर देवर और उसका घर वाला। कोई दहेज वगैरह की मांग? दहेज के संबंध में डिमांड कर रहे हैं। किसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया? ये अपने लड़के के पिताजी की असरा। पोस्टमार्टम करा रहे हैं? पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, चल रहा है अभी। 302 का मुकदमा दर्ज। जी जी। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।